स्टार्ट करेंगे हम आपकी जेबीटी की जो फोर्थ है, जेबीटी फर्स्ट ईयर की फोर्थ पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज। ठीक है, उसके बारे में तो निकाल लीजिए। फर्स्ट है आपकी फोर्थ यूनिट दे रखी है। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट वाली। फर्स्ट है हमारी इमरजेंसी फ्रॉम फ्रीडम, स्वतंत्रता संघर्ष से आविर्भाव। उसके बाद आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एंड एजुकेशन, सेकंड वाली यूनिट। थर्ड वाला है आपका डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड फोर्थ वाला है आपका इंडियन इकोनॉमी। जो आपके चैप्टर या यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इंडिया इमरजेंसी फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें है आपका इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। उसके बाद है स्ट्रगल एंड डिफरेंस विजन अबाउट इंडिपेंडेंस इंडिया। और थर्ड जो पॉइंट रहेगा इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेशन स्टेट, continuities and breaks with the colonials aptitudes। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 10 नंबर की ये यूनिट है आपकी, वही 70 मार्क्स का आपका पेपर है। भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है और भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभावों का प्रकाश डालिए। ठीक है भाई, उपनिवेशवाद क्या होता है भाई? जब एक ज्योग्राफिकल एरियाज के लोगों द्वारा किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में कॉलोनी स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या बताया गया है कि जब एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों द्वारा दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर अपनी कॉलोनी स्थापित करना। जैसे अंग्रेज थे, वे दूसरे देश के थे, उन्होंने हमारे देश में आकर अपनी कॉलोनी यहाँ पर स्थापित की। ठीक है, इसीलिए इसको हम कॉलोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद बोलते हैं। इतिहास में हमारी 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा और इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। स्वतंत्र होने से पूर्व भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था। भारतीय समाज पर उपनिवेश के प्रभाव, आपको जस्ट इतना याद करना है कि जब एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों द्वारा दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में आकर वहां पर कॉलोनी स्थापित करना, ये क्या कहलाता है? हमारा उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, अब भारतीय समाज पर जो ये अंग्रेजों की जो कॉलोनीज थी उनके क्या इफेक्ट पड़े? देखो भाई, बहुत इफेक्ट पड़े हमारे इसमें। 4 इफेक्ट यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला बताया है एकाकी परिवारों की स्थापना में वृद्धि, स्त्रियों और युवा शक्ति में वृद्धि, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुए, पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुए और बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। सबसे पहला आता है हमारा जो सिंगल फैमिलीज हैं उनमें वृद्धि हुई, स्थापना हुई। कॉलोनी सिस्टम के कारण न्यूक्लियर फैमिली अधिक हुई। आज हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन, हमारे जो भी फ्रीडम जो थिंकिंग है और जो हमारा व्यक्तिवाद है और जो भौतिकवाद है, विचारों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो एट प्रेजेंट है अधिकांश लोग क्या है, अलग रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे ही अंग्रेज आए तो उस समय क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ा? एक तो क्या है, कॉलोनी स्थापित करने, यानी कि एक परिवार, एकाकी परिवारों की स्थापना और वृद्धि, लोगों को क्या है, अलग रहने में। आज के प्रेजेंट टाइम में लोग फैमिली के साथ ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली बनाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय की ज्वाइंट फैमिली के। ठीक है, तो एक तो जो हमारा पश्चिमी शिक्षा का, जो हमारी वेस्टर्न जो एजुकेशन थी और जो हमारी स्वतंत्र जो विचार थे, जो हमारी स्वतंत्र विचारधारा है आज की, और जो भौतिकवादी विचार हैं, उन्होंने एकाकी परिवार की स्थापना और वृद्धि पर दबाव डाला है। ठीक है, अब व्यक्ति बुजुर्गों के साथ ना रहकर छोटी छोटी बातों पर उनसे मतभेद करते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं। तो भारतीय सामाजिक संगठन में विघटन और अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। तो अगर हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टूटना शुरू हो गया था। उसके बाद है स्त्री और युवा शक्ति में वृद्धि। भारतीय समाज शुरू से ही क्या था, हमारा पुरुष प्रधान समाज था,
जिसमें वृद्ध व्यक्तियों को एक महत्वपूर्ण और आदरणीय व्यक्ति माना जाता था। जब हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी तो सारा काम, सारे डिसीजन कौन लेता था? हमारा जो परिवार का मुखिया होता था वह व्यक्ति लेता था। ठीक है। इन परिवारों में स्त्रियों को कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उन्हें घर की चार दीवारी में ही जीवित रहना पड़ता था। ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विभिन्न कारणवश परिवारों में महिलाओं तथा युवाओं में भी अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। यानी कि जैसे ही ब्रिटिश का वो हुआ तो स्त्रियों में भी क्या है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और वे अपनी मांग करने लगे। और परिणाम स्वरूप भारतीय सामाजिक संगठन उत्तरोत्तर सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। उपनिवेशवाद के कारण और क्या हुआ आपका? सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ। उपनिवेश के प्रभाव के कारण आज आधुनिक परंपरागत मूल्यों तक में भी हमारा बदलाव आने लगा है। विवाह एक तो धार्मिक संस्कार नहीं वरन सुविधाजनक बंधन माना जा रहा है। यहाँ तक कि अब तलाक को भी सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं समझा जाता। धर्म लगातार व्यापार का स्वरूप धारण करता जा रहा है। समाज में जातिगत विभेद को अस्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों में हुए विभिन्न परिवर्तनों ने परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन की मूल प्रकृति और आधारभूत विशेषताओं को ही परिवर्तित कर दिया है, जिससे समाज के विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसने बोला भाई सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे उपनिवेशवाद आया है, हमारे समाज के मूल्यों में, रीति रिवाजों में भी हम क्या है, पहले जितने अच्छे से रीति रिवाजों को हम अपनाते थे, आज के टाइम पे इतने रीति रिवाज नहीं रह गए हैं हमारे। ठीक है। लगातार क्या है, जैसे पहले जो हमारी शादी संस्कार होता था, ठीक है, यानी कि विवाह का जो समारोह होता था उसको धार्मिक संस्कार मानते, लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम तो क्या है भाई, जस्ट आपको जाना है, एक सुविधाजनक बंधन बना दिया है। पहले तलाक लेना क्या बहुत बड़ी बात माना जाता था, लेकिन आज क्या है, आए दिन तलाक होते जा रहे हैं। तो इस कारण क्या है, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं वो भी क्या है, पश्चिमी सभ्यता को देखकर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद है हमारा जो पारिवारिक जीवन है उसमें भी परिवर्तन आया है। ठीक है। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंज आया है। आज परिवार के परंपरागत कार्य भी बदलते जा रहे हैं। व्यक्ति पर उसके परिवार का कंट्रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। कंट्रोल जो हमारा जो पारिवारिक लाइफस्टाइल है वो भी क्या है, चेंज होता रहा है। ठीक है। पहले क्या था, बड़े बूढ़े रोक टोक करते थे, लेकिन आज उनकी रोक टोक को कोई नहीं मानता है। ठीक है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो सम्मान था आज वह घटता जा रहा है। आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का उत्तरदायित्व परिवार से विद्यालय और कॉलेज को ट्रांसफर किया जाने लगा है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके फलस्वरूप कारखानों की स्थापना करने के कारण अब परिवारों के आर्थिक कार्यों में मिलों, कारखानों आदि द्वारा किए जा रहे हैं और परिवार का आर्थिक महत्व भी गिरता जा रहा है। पहले मनोरंजन का केंद्र परिवार होता था, लेकिन आज सबके लिए मनोरंजन का केंद्र क्या है, उनका मोबाइल फोन है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये उपनिवेशवाद आया उसके कारण हमारे पारिवारिक जो लाइफस्टाइल है हमारा उसमें भी चेंज हो गया है। उसके बाद है बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। हाँ जी, हिंदू समाज में प्रमुख स्थान था बाल विवाह का। नगरों की अपेक्षा गाँव में अधिक बाल विवाह देखा जाता था, लेकिन आज क्या है, उसमें जो बहुत चेंज आ गया है। शारदा एक्ट 1930 और हिंदू विवाह एवं तलाक एक्ट 1955 ने भी बाल विवाह की रोकथाम की। वर्तमान समय में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है, जिसका उल्लंघन करने वालों को जेल या जुर्माना। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो जो मोदी जी ने है वो 21 साल कर दी गई है लड़कियों की एज। ठीक है। तो ये था हमारा उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है और भारतीय समाज पर इसका क्या अभिप्राय, क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या भाई, उपनिवेशवाद जब एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोग दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में आकर अपनी कॉलोनी स्थापित करते हैं और यह मान्यता रखने की एक अच्छा काम है, इसको हम उपनिवेशवाद कहलाते हैं। तो भारतीय समाज पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा भाई, एकाकी परिवारों की स्थापना में वृद्धि हुई। ठीक है। दूसरा, स्त्री और युवा शक्ति में वृद्धि हुई। सामाजिक मूल्यों में भी चेंज हुआ कि हमारी संस्कृति भी क्या है, बदलते जा रहे हैं। उसके बाद है पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन आया। बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गया बेटा ये? ये तो था भाई हमारे भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद आता है भारतीय राजनीति पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये तो था हमारे समाज के ऊपर। अब भारत की जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है, भारतीय इसका। अंग्रेज उपनिवेशवाद के दौरान ही भारत ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में भारत ने अपना दूसरा स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। तिलक ने स्वराज्य मंत्र का उद्घोष करते हुए नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जागरूकता भारत के राष्ट्रीय जीवन की वस्तुतः एक अत्यंत अनोखा परिवर्तन था, जिससे संपूर्ण भारतवासियों के हृदय की तार झनझना दिया। और यह परिवर्तन तब और भी तीव्र हो उठा जब राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया। सोई हुई जनता जाग उठी, स्वतंत्रता की दिशा की ओर एक, यानी कि देखो भाई उपनिवेशवाद का क्या हुआ, एक तो 1857 की क्रांति हुई, दूसरा क्या है, जो महात्मा गांधी थे जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो उन्होंने भी क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व किया। और सोई हुई जो जनता थी जाग उठी और स्वतंत्रता की दिशा में अपना नेतृत्व ग्रहण करने लगे। उसके बाद बात आती है आपकी एक बेमिसाल प्रयोग किया, भारतीय राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। जो उपनिवेशवाद था उसने भारतीय क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर 1942 में भारत छोड़ो नारों के साथ करो या मरो का मंत्र देश में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी के दिलों में बस गया। दूसरी ओर देश के क्रांतिकारी राष्ट्रीयवाद का प्रादुर्भाव सबसे पहले बंगाल में हुआ और लोगों को ललकारा गया, अपना जीवन दे दो, परंतु उसने पहले एक अंग्रेज की जान ले लेना। ठीक है, अपना जीवन दे दो लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लेना ताकि उनकी संख्या कम हो सके। देवी की पूजा पूर्ण नहीं होगी यदि तुम स्वतंत्रता के मंदिर में बिना शत्रु का रक्त बहाए अपने जीवन की बलि देते हो। यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बंगाल से महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में फैल गया और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने अपनी जान की आहुति दी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी जागृति को एक नई दिशा दी और आजाद हिंद फौज की स्थापना कर लोगों का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने स्वयं ही यूनियन जैक को उतार कर उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया और भारत के राजनीतिक जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन है यह वही जानते हैं जो वर्तमान में महत्व को अनुभव करते हैं। वर्तमान समय में जो चेंज हुए उसमें उस देश की डेमोक्रेटिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गणराज्य का अपना एक संविधान भी है जिसका कि मूल उद्देश्य लोक कल्याण है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे पहले इस संविधान के अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए और उसमें सर्वप्रथम यह था कि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के संरक्षण का समान अधिकार होगा। राज्य की ओर से धर्म, रक्त, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी बात के कारण किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब देखो भाई, आपने सोसाइटी के ऊपर देखा, अब है हमारा पॉलिटिकल के ऊपर। ठीक है, हमारी राजनीति के ऊपर। तो सबसे पहले जो इफेक्ट हुआ उपनिवेशवाद का, अंग्रेजों की कॉलोनी का, कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद फिर महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत आए तो उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और सोई हुई जनता जाग उठी और स्वतंत्रता की दिशा में क्या किया, अपना पहला कदम बढ़ाया। उसके साथ ही फिर 1940 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आजाद के नारे लगने लगे और फिर ये नारे ललकाए कि अपना जीवन दे दो परंतु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लेना। उसके बाद हमारे जो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है आदि वीरों ने अपनी जान की आहुति दी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस अहिंसात्मक सत्याग्रह दूसरी ओर रक्त जनित क्रांतिकारी आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हो गया। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट में देखा जाए तो जो परिवर्तन हुए हैं उसमें देश की डेमोक्रेटिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्व, यानी कि जब आजादी के बाद जो सबसे पहला जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी। इस गणराज्य का अपना एक संविधान है और जिसमें ये लिखा गया है कि सब यहाँ पर समान है, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान
आदि के बारे में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जाए आजादी के बाद ही किया जा रहा है। इस विषय में एक उल्लेखनीय परिवर्तन है, ग्रामीण जनता ने राजनीतिक जागृति का उत्पन्न होना भी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप भारतीय ग्रामीण जनता में भी राजनीतिक चेतना और जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और वे राजनीतिक मामलों में अधिक से अधिक रुचिपूर्वक सक्रिय भाग लेने लगे। ठीक है, तो ये था आपका किसके ऊपर, जो राजनीतिक प्रभाव थे वो दिखाए गए। राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने अपने यहाँ पर आंदोलन शुरू किए स्वतंत्रता के लिए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो के नारे लगे। फिर क्या है, ये नारा दिया गया अपना जीवन दे दो परंतु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लेना। उसके बाद क्या है, सुभाष चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, इन्होंने वे अपनाए और इनको वीरगति प्राप्त हुई। फिर आपका आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। 15 अगस्त को भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद पहला काम क्या हुआ कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, जो पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है, भारत की लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इस गणराज्य का अपना संविधान है जिसके अंतर्गत सारी चीजें लिखी गई हैं, जिसमें बोला गया है कि कोई भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, सब क्या है, एक समान है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की आजादी के बाद ही किया जा रहा है। इस विषय में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन है, ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागृति को उत्पन्न करना है ताकि वे राजनीतिक मामलों में अधिक से अधिक रुचि सक्रिय भाग लेते जा रहे हैं, जिसमें क्या है वो राजनीतिक मामलों में अधिक से अधिक सक्रिय रुचि लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी में भारतीय राजनीति के ऊपर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। समझ में आया? आरती और नेहा समझ में आ गया बेटे? यस मैम। चलिए, अब आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर। पहले पढ़ा हमने भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों की कॉलोनी का, उसके बाद हमारी जो राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद के प्रभावों का, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। एक तो औद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। ठीक है, यानी कि जो भारत में जो कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प हाथ का जो काम होता था वो क्या है, वो उद्योग धंधे बंद हो गए। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, जो किसान थे उनकी गरीबी दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ने लगी। पुराने जमींदारों की तबाही, और नई जमींदारी व्यवस्था का उदय हुआ। कृषि में शिथिलता और उसकी बर्बादी हुई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, राष्ट्रीय बुर्जा वर्ग का उदय, आर्थिक निकास। देखो भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, भारतीय जो हस्तशिल्प था, हाथों से जो काम किया जाता था, तो उनको क्या है, चार्टर्ड एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिले। भारतीय बाजार सस्ते और यानी कि और सस्ते कर दिए, यानी कि उनका माल सस्ते में खरीदा जाता था और दूसरे देशों में ले जाकर महंगे में बेचा जाता था। ठीक है, तो भारत में जो परंपरा थी हस्तशिल्प उद्योग की ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि औद्योगिकरण या क्रांतिकारी हुई, बल्कि अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर कर जाने से हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई। हस्तशिल्प उद्योग क्या है, यानी कि उन्होंने क्या थी, जो मिलें थी, जो लोग हाथ से सूत काटते थे, कपड़ा बनाते थे, उनको क्या कर दिया, बंद करवा दिया, और अंग्रेजों ने अपनी मिलों के ऊपर काम करना शुरू करवा दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प का क्या हो गया, धीरे धीरे करके पतन होना शुरू हो गया। और फिर वही रॉ मटेरियल तो वो हमसे लेते, कपास हमसे लेके थे और उसके धागे बना के कपड़े हम ही को बेचते। ठीक है, उसके बाद कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। ब्रिटिश सरकार ने क्या था, चाहे सूखा पड़े चाहे बाढ़ आए, ब्रिटिश सरकार को क्या था, अपना लगान लेना था, अपना टैक्स वहाँ से लेना था। ठीक है, तो जिससे क्या है, जो किसान लोग होते थे वो
बंदोबस्त जो पद्धति थी उसके अंतर्गत क्या करते थे, ये लोन ले लेते थे और फिर उनका वो लोन नहीं होता था, धीरे धीरे पूरी जिंदगी वो उस लोन को उतारने में ही रहते थे, जिससे कृषकों की बढ़ती हुई गरीबी और भी बढ़ जाती थी। ठीक है, उसके बाद है पुराने जमींदारों की तबाही और नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। 1850 से 15 ईस्वी तक बंगाल में कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित थे। पुराने जमींदारों की तबाही तथा ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पुराने जमींदारों की तबाही और नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। 1815 तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था, यानी कि गरीब किसानों को लोन दिलाकर पुराने जमींदारों की तबाही और लोन क्या थे, नए जमींदारों से दिलवाया जाता था। तो क्या है, पुराने की जगह पर नए उसका उपयोग करना। उसके बाद है कृषि में शिथिलता और उसकी बर्बादी। कृषि में क्या करवाने लगे, लोगों के पास ना तो कृषि के साधन थे और ना ही टैक्स को भरने के साधन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कृषि की शिथिलता और उसकी बर्बादी। वो क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, जिससे क्या है यहाँ पर गेहूं की और उनकी खेती कम हो जाती थी। 1/3 भाग कर पर वो या तो नील की खेती करवाते थे या वो अफीम की खेती करवाते थे, जिसके कारण वहाँ की जो कृषि थी वो क्या है, धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगी। और जो गेहूं की खेती थी वो पूरे खेत के एक भाग में करवाई जाती थी। ठीक है, 3 गुना भाग में तो अफीम की और उसकी खेती करवाई जाती थी, जिससे भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा और उसकी जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी वो भी घटने लगी। ठीक है, उसके बाद है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में वो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग लगा, जब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गन्ना, बाजरा, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसाले आदि का प्रयोग, सब्जियां आदि वाणिज्य फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब अन्य के स्थान पर अधिक फलदायक होने लगी हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, यहाँ ये बात तो ठीक हुई कि जो भारतीय कृषि था वो क्या करते थे, बस आपस में ही बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो एक वाणिज्यकरण करना तो उन्होंने जरूर सिखा दिया हमें कि किस प्रकार हम कृषि के अलग अलग आइटम से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे हम फ्रूट बना सकते हैं, फ्रूट तो हमें मिलते ही हैं। फिर उसके बाद क्या है, हम इन्हीं पेड़ पौधों से मसाले भी बना सकते हैं। ठीक है, दवाइयों में भी यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ भाई, हमारी अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद का। एक तो भारतीय जो हस्तशिल्प थे वो बिल्कुल बंद हो गए। दूसरे जो गरीब किसान थे उनकी गरीबी और बढ़ने लगी। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदार व्यवस्था लागू। जो जितने भी पुराने जमींदार थे उनकी तबाही शुरू हो गई। कैसे तबाही शुरू हो गई कि मान लो, और नए जमींदारों की व्यवस्था। अब जो लोन लिया जाता था वो पुराने साहूकार से न लेकर नए साहूकार के पास लिया जाने लगा। तो क्या है, तो पुराने जमींदार यहाँ पर खत्म होने लगे और नए जमींदार यहाँ पर आने लगे। कृषि में शिथिलता एवं उसकी बर्बादी। ठीक है, जो कृषि थी वो भी क्या हो गई, हमारी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। हाँ, एक काम अच्छा हुआ था, कृषि का वाणिज्यकरण, यानी कि हम क्या है, कृषि से क्या, एक तो गन्ना उगाया तो गन्ने से क्या है, चीनी भी बना सकते हैं और गन्ना हम क्या है, उसका रस भी निकाल सकते हैं। और क्या बताया भाई, गन्ने से गुड़ भी बन सकता है। तो भारतीय कृषि की शिथिलता और उसकी बर्बादी कर दी, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। ये पॉइंट थे आपके, जिसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेश के प्रभावों का चित्रण कीजिए। समझ में आ गया भाई? नहीं, और भी है, 2 पॉइंट और है बेटा, रुक जाओ। राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय और आर्थिक निकास। राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय। भारतीय व्यापारिक बैंकों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों से वित्त से काफी धन कमाया था। यानी कि क्या था, जो भारत के उस टाइम के जो बड़े बड़े पोस्टों पे थे, भारतीय व्यापारिक हो गए, बैंकर हो गए, साहूकार हो गए, उन्होंने छोटे से सहयोग के रूप में अंग्रेजों से काफी सारा धन लिया था। ठीक है, तो भारतीय साहूकारों ने ऋण की सहायता की। इसी प्रकार भारतीय व्यवस्था ने अंग्रेजी माल को भारत के आंदोलन में, इसलिए भारत के माल को दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचाया और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात
के आंदोलन में मदद की, किंतु यह सामाजिक व्यवस्था से स्वास्थ्य विकास जापान तथा जर्मनी जैसे विदेशों से भिन्न था। राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग का उदय, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी व्यापारी थे, जितने भी बैंक थे, जितने भी साहूकार के या छोटे जितने भी सहयोगी थे, उनसे अंग्रेजों ने काफी धन कमाया। ठीक है, अंग्रेजों की सामाजिक शोषण की नीति से उनके भूमिका ठीक बढ़ती रही और भारतीय समूहों ने रण के बोल तो दिए, लेकिन किसानों को रण दिए और सरकार ने पूरा शोषण ने समाप्त कर दिया। आर्थिक, उसके बाद है आर्थिक निकास। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा है, जिसके बदलने में भारत का कुछ नहीं होता है। और आर्थिक निकास की संज्ञा दी जाए तो दादा बाइनोरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनडिस्काल का रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक निकास, ठीक है, वह हिस्सा जिसमें जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्थिक निकास का पॉइंट बताएं भाई इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो कॉलोनी रूल था, जो अंग्रेजों के रूल थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा। एक तो हस्तशिल्पों का ह्रास, वो बंद हो गए। उसके बाद कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, किसान गरीब होने लगे। पुराने जमींदारों की तबाही नीची। उसके बाद कृषि में शिथिलता एवं उसकी बर्बादी, भारतीय कृषि का वर्गीकरण, आर्थिक निकास और राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग का उदय। तो ये सारी बातें इसने बताई हैं। क्या क्लियर हुई है या नहीं हुई? उपनिवेश विरोधी संघर्ष और स्वतंत्र भारत के बारे में विभिन्न दर्शय। इन्होंने पढ़ा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का परिचय दीजिए, यानी कि 1857 में जो आज़ादी के लिए संग्राम हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। आपने अब तक की क्लासेस में भी आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि 1857 का जो विद्रोह था उसने भारत में इतिहास रच दिया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1757 में भारत में आई और राजनीतिक सत्ता स्थापित की उसने 1757 में। और कंपनी के जितने भी गवर्नर थे, जनरल थे, साम्राज्यवादी नीति अपनाई। इसके अलावा कंपनी ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण भी किया लोगों का। और 1857 में भारतीयों ने क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया कि अब तो हमें क्या है, आज़ादी लेनी ही है। उसके लिए क्या है, उन्होंने 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और निम्नलिखित स्रोतों से सहायता ली। और कहाँ से सहायता ली? जितने भी सरकारी अभिलेख थे, कागजात थे, उस समय के यात्रियों के, सहसंवरण प्रमुख व्यक्तियों के जितने भी पत्र थे, समाचार पत्र, डायरी के माध्यम से और निजी डायरियों के द्वारा 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो क्या थी, मंगल पांडे नामक एक उससे शुरू हुई, जिसने क्या था, वहाँ का कारण था तत्कालीन चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, और जल्द ही इस विद्रोह में क्या है, जनता शामिल हो गई। किसान, मजदूर, जितने भी लोग थे वो सब 1857 की क्रांति में झंडा लेकर संघर्ष के लिए तैयार हो गए। और भारतीयों ने अंग्रेजों के शासन को हिला कर रख दिया। अपनी बहादुरी, वीरता और बलिदान की भावना से भारतीय जनता को प्रभावित किया और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या हुआ, अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी, जो भी शासन थे, उनके विरुद्ध लोग खड़े थे, क्योंकि उनके बड़े कड़े नियम थे उस टाइम पे। ठीक है, और ये नीतियां भारतीयों के दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति क्या है, नफरत का बारूद जमा कर रही थी। और इस बारूद को चिंगारी दिखाने का कार्य चर्बी वाले कारतूसों ने किया, जिसके कारण 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस विद्रोह के राजनीतिक प्रभाव का चित्रण कीजिए। क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े भाई? कंपनी के शासन का अंत हो गया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की स्थापना हुई। उसके बाद गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन हुआ। मुगल वंश का अंत हो गया। फूट डालो और शासन करो की नीति काम में आई। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी के शासन, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई वह उसको नहीं संभाल पाई, तो अंग्रेजों ने क्या है, ये फैसला लिया कि अब कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाए। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो भारत का शासन आता था उससे मुक्त कर दिया। अब सारा का सारा साम्राज्य
ब्रिटिश सम्राट के शासन की स्थापना हुई। सारा का सारा जो वहाँ की महारानी थी उसके अंडर में चला गया। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा रेल, व्यापार, बैंकिंग, खाने, चाय बागान, जूट मिल आदि में धन निवेश किया गया ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके और ब्रिटिश कारखानों के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त कर सके। कंपनी की इस नीति से भारतीयों का बड़ा शोषण हुआ, जिससे परेशान होकर लोगों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्रोह से ब्रिटिश सरकार को यह अवसर प्रदान कर दिया कि 1858 के एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि कंपनी के द्वारा अब भारत की शासन की बागडोर नहीं संभाली जा रही, तो उन्होंने क्या है, ब्रिटिश सम्राट के शासन की स्थापना कर दी। ब्रिटिश शासन के समाज की स्थापना 1858 के एक्ट के द्वारा की गई। अब सम्राट इंग्लैंड के संसद की सहायता से प्रशासन चलाता था और उसे भारत के शासन की देखभाल के लिए एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की, सेक्रेटरी की नियुक्ति की। यह भारत में ब्रिटिश के संसद कैबिनेट सत्र का मंत्री होता था और अपने सभी कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 15 सदस्यों की काउंसिल बनी, जिसमें 8 सदस्य राजा रानी द्वारा मनोनीत किए थे, जबकि बचे हुए 7 सदस्य चुनाव डायरेक्टर्स द्वारा किए गए थे। इस काउंसिल का अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। भारत सचिव और उसके कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन और खर्च भारत सरकार को देना पड़ता था। सबसे पहले तो क्या है, कंपनी के शासन का अंत कर दिया 1857 की क्रांति ने। दूसरा क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की स्थापना की गई। उसके बाद था गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह कि गवर्नर जनरल की उपाधि में भी परिवर्तन कर दिया गया। अब वह वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पहले उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था, फिर उसको क्या है, वायसराय बोला जाने लगा। मुगल वंश का अंत, हाँ जी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था और इसका नेतृत्व करने के जुर्म में उसके पूरे फैमिली को वहीं पर खत्म कर दिया गया था। तो मुगल वंश का वहां पर अंत हो गया। और अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनाई। ठीक है, कि अंग्रेजों ने ये बोला कि जो हमारे विरुद्ध है उनके बीच में आपस में फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, देखो भी 1857 की क्रांति के राजनीतिक प्रभाव मिल गए। अब बात आती है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक प्रभाव का चित्रण कीजिए। अब तक तो था हमने राजनीतिक प्रभाव बताए थे, अब हम बताएंगे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्या क्या प्रभाव पड़े 1857। एक तो जातीय स्थिरता में वृद्धि हुई, दूसरा उच्च पदों में नियुक्ति, हिंदू व मुसलमानों के संबंधों में कटुता आई, धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई गई, पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ और आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया। एक तो क्या है, जातीय स्तरों में वृद्धि। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जातीय स्थिरता क्या हो गई, आरंभ हो गई। दोनों में एक दूसरे के खूब शस्त्र प्रहार किए। भारतीयों ने जो भी यूरोप स्त्री पुरुष या बच्चा मिला उसे मौत के घाट उतार दिया और यूरोपियन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने शहरों में कत्ले आम मचा दिया। शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और ग्रामवासियों को भी जलाकर राख कर दिया। तो दोनों के बीच में क्या है, जातीय स्थिरता बढ़ गई अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। उसके बाद है उच्च पदों की नियुक्ति। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति को त्याग दिया जाए और उन्हें भी बिना किसी रंग भेद की योग्यता के आधार पर उच्च नौकरियां प्रदान की जाए, जबकि इससे पूर्व भारतीयों के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो उच्च पदों की नियुक्ति भी क्या 1857 की क्रांति के बाद ही शुरू हुई। हिंदुओं और मुसलमानों के संबंध में भी कटुता आई। दोनों जाति हिंदू और मुसलमानों ने एकता का परिचय दिया था 1857 की क्रांति में, लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, ऐसा जाल रचा कि फूट डालो और राज्य करो की नीति को उन्होंने अपनाया। ठीक है, जिससे धीरे धीरे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध की कटुता और दृढ़ता होती चली गई। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष नीति। 1857 में विद्रोह का एक मुख्य कारण था ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म का जोरों पर प्रचार करती थी और धर्म प्रचार के मामले में कंपनी
के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी भी शामिल होते थे। धर्मनिरपेक्ष नीति, हम किसी प्रजा के किसी भी सदस्य पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं थोपेंगे और न ही हम प्रजा के धार्मिक जीवन में अपने किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। तो दूसरा कारण क्या रहा? धर्मनिरपेक्ष नीति। उसके बाद है आपकी पाश्चात्य शिक्षा का विकास। 1857 की क्रांति के बाद ही भारत में जो पश्चिम जो एजुकेशन थी उसको लागू किया गया। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक शोषण। कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का बहुत अधिक आर्थिक शोषण हुआ। कुटीर उद्योगों के पतन के से लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है। भारत का आर्थिक शोषण जारी रहा। विद्रोह के दमने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत धन खर्च करना पड़ा, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने के सम्मुख आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभाव का चित्रण करना था यहाँ पे। तो क्या क्या था हमारा? सामाजिक और आर्थिक। एक तो सामाजिक शत्रुता में वृद्धि हुई, उच्च पदों की नियुक्ति हुई। तीसरा, हिंदुओं और मुसलमानों के संबंधों में कटुता आई। धर्मनिरपेक्ष नीति, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो डेवलप हुई और आर्थिक शोषण लोगों का किया जाने लगा, यानी कि उनसे और ज्यादा लगान वसूल किया जाने लगा। रॉ मटेरियल, उनसे कच्चा जो माल था वो कम कीमत में खरीद कर बनी हुई वस्तुएं उनको महंगे दामों पर बेचना। तो ये भी आर्थिक शोषण उनका किया जाने लगा। ठीक। ओके मैम। क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है धर्म तथा समाज में फैली बुराइयां। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां आ गई थी, जैसे सती प्रथा, छुआछूत, जात पात, बाल विवाह, कन्यावध आदि। इन बुराइयों से समाज स्वस्थ था और ऐसा लगता था कि हिंदू धर्म अब समाप्त हो जाएगा। धर्म पर रूढ़ियों और परंपराओं का प्रभाव था। धर्म का वास्तविक ज्ञान धूमिल पड़ चुका था। अतः धर्म तथा समाज सुधार आंदोलनों के द्वारा समाज सुधारकों ने इन कुप्रथाओं और बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। सेकंड है ईसाई मिशनरियों के प्रयास। जब अंग्रेज भारत में आए तो बड़ी संख्या में उनके साथ ईसाई मिशनरियां भी आई। इन लोगों का मुख्य कार्य भारत में ईसाई धर्म का फैलाना था। इन मिशनरियों ने भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म को भिन्न बताते हुए ईसाई धर्म का प्रचार किया। 19वीं सदी में भी बड़े पैमाने पर ईसाइयत का प्रचार किया गया। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में इन पादरियों की खूब मदद की, अतः भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। वैसे भी अंग्रेजों ने भारत के निम्न वर्गों को नौकरियां और धन का लालच दिया और उन्हें ईसाई धर्म में अपनाने को प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर समाज सुधारकों का ध्यान हिंदू धर्म की दुर्दशा की तरफ गया। अपने धर्म का अस्तित्व खतरे में देखकर लोगों ने समाज में सुधार लाने का निश्चय किया। थर्ड है पाश्चात्य शिक्षा। जब अंग्रेजों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति लागू की। बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षित भारतीय अपने हितों के प्रति जागरूक थे। उन्होंने अंधविश्वासों व बुराइयों का विरोध शुरू किया। शिक्षित लोग तर्कपूर्ण बातों पर यकीन करने लगे। इन शिक्षित लोगों ने भारतीय समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए अनेकों सुधारवादी आंदोलनों का संचालन करने का निर्णय लिया। इन आंदोलनों ने भारतीयों के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डाला। फोर्थ है भारतीय संस्कृति की महानता का ज्ञान। भारतीयों को जब ये ज्ञान हुआ कि उनकी संस्कृति अति प्राचीन और गौरवशाली थी तो उनके दिलों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। 19वीं शताब्दी में मैक्स मुलर, जैकोबी, विलियम जोन्स आदि यूरोपियन विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज करके ये बता दिया कि भारत का प्राचीन धर्म, दर्शन और साहित्य बहुत उच्च कोटि के थे। लोगों ने अपनी वही गौरवशाली संस्कृति दोबारा स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब उनके मन में हीन भावना समाप्त हो गई और वे समाज सुधार के कार्यों का प्रसार जोर शोर से करने लगे। फिफ्थ है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। सुधारवादी आंदोलन की लहर भारत में 19वीं शताब्दी में आई। इससे पहले भी भारतीय समाज से धार्मिक संकीर्णता, अंधविश्वास और बुराइयों को भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यापारियों ने दूर करने का प्रयास किया था, परंतु इन लोगों के कार्यों को व्यापक सफलता नहीं मिल सकी। इन लोगों के सुधार एक छोटे से समूह तक ही प्रसारित हो सके, परंतु 19वीं शताब्दी में देश में ऐसी महान विभूतियों का आगमन हुआ जिन्होंने अपने कार्यों, विचारधारा और संदेशों से भारतीय जनमानस में गहरा प्रभाव डाला।
इन लोगों ने भारतीय समाज से बुराइयां मिटाने का संकल्प लिया। इन महान विभूतियों से राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन और ठाकुर देवेंद्र नाथ प्रमुख थे। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं लोगों द्वारा किया गया और इन्हीं के प्रयासों से भारत में एक नई रोशनी की और ज्ञान के प्रकाश का आगमन हुआ। लास्ट प्रेस का योगदान। ब्रिटिश काल में आधुनिक प्रेस का विकास हुआ। भारतीयों ने विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। इन समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति नीति, भारतीय समाज में फैली बुराइयां, समाज सुधारकों के विचार और राष्ट्रवाद के लेख छपे रहते थे। अतः प्रेस के कारण लोगों को अपनी बुराइयों का ज्ञान हुआ। भारत में फैलता हुआ ईसाई धर्म और अधिक भय उत्पन्न कर रहा था। लोगों ने अपने धर्म की रक्षा हेतु प्रयत्न शुरू कर दिए। अतः प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्रों पत्रिकाओं में सुधार आंदोलनों के लिए आधार तैयार कर दिया गया। देखिए भाई, क्या था हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए कि किन कारणों से ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए। एक तो क्या था, एक तो धर्म और समाज में फैली बुराइयों के कारण, जो सती प्रथा थी, छुआछूत थी, जात पात थी, विवाह कन्या, बाल विवाह, कन्या आदि। इन बुराइयों से समाज त्रस्त था और ऐसा लगता था हिंदू धर्म अब समाप्त हो जाएगा और धर्म पे रूढ़ियों और परंपराओं का प्रभाव था, तो धर्म का वास्तविक ज्ञान धूमिल पड़ता जा रहा था। तो इसका क्या है प्रमुख कारण, आपका आंदोलन के द्वारा समाज सुधारकों ने इनको प्रथा बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। धर्म और समाज में जितनी बुराइयां फैली थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ईसाई मिशनरियों के प्रयास, वो क्या थे, अंग्रेजों के साथ कुछ क्रिश्चियंस आए थे, उन्होंने क्या है वो अपने धर्म को यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे। पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई कि उसकी भी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि जब हम ब्रिटेन से इतने महंगे वो मंगाते हैं तो वहाँ से सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्यों ना हम अंग्रेज वो सोचे कि क्यों ना हम भारतीयों को ही शिक्षा दे दे ताकि हमें सस्ते में यहाँ पर लेबर मिल सके। ठीक है, भारतीय संस्कृति की महानता का ज्ञान। ठीक है, भारतीय संस्कृति और प्राचीन और गौरवशाली थी। मैक्स मुलर, जैकब विलियम जोन्स आदि यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय इतिहास दर्शन की खोज करके यह बता दिया कि भारत का प्राचीन धर्म दर्शन साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। आगे भक्ति आंदोलन का प्रभाव। सुधारी आंदोलन की लहर भारत में 19वीं शताब्दी से आई। सबसे पहले भी भारतीय समाज में धार्मिक संकीर्णता, अंधविश्वास और बुराइयों को भक्ति आंदोलन ने प्रमुख व्यक्तियों को दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। उसके बाद था प्रेस का योगदान। हाँ जी, जो हमारी मीडिया होती है उसका भी बड़ा योगदान था। विभिन्न भाषाओं को, समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के लिए, आरंभ करने के लिए। ठीक है, इन समाचार पत्रों से प्रमुख रूप से अंग्रेजों के सुधारों के विचार और राष्ट्रीय नीति के लेख छापे जाने लगे। अतः प्रेस के कारण लोगों को अपनी बुराइयों का ज्ञान हुआ और भारत में फैली हुई ईसाई हेतु प्रयत्न शुरू कर दिया था। प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र पत्रिकाओं के सुधार आंदोलनों के लिए आधार तैयार कर लिया गया, यानी कि प्रेस का योगदान भी बहुत बड़ा था। तो ये थे आपके यहाँ तक 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाल।